सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखिए हमारी अब ये जो हमने मौर्य वंश के अंतर्गत जो 3 राजा हुए थे वो देख लिए। अब हमारा जो अंतिम रूप से जो शासक था अशोक के बारे में हम क्या देख रहे थे? अशोक के धम्म देखने बाकी हैं। मतलब अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। ये बात आप लिख लीजिए कि अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का मार्ग अपनाया। तो हमें पढ़ना क्या है? धम्म पढ़ना है। धम्म होता क्या है आखिर, उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए किताब के अनुसार भी हमें देखना जरूरी है। किताब में क्या दे रखा है कि अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का आदर्श जो होते हैं उनका प्रतिपादन किया है उसे हम क्या बोलते हैं? धम्म बोलते हैं। यहां पर बात क्या बता रखी है किताब में कि अशोक द्वारा जो नैतिक का मतलब क्या होता है? अच्छे गुण, अच्छे जो गुण है उसका जो प्रतिपादन है, उनकी जो उन्नति करनी है, तो उन्नति करने के लिए आपको कौन सा मार्ग अपनाना है? धम्म का मार्ग अपनाना है। अब ये धम्म होता क्या है? धम्म के अंतर्गत किस किस प्रकार की चीजें बता रखी है वो पुस्तक में हम देख लेते हैं साथ साथ में। देखिए अशोक की जो धम्म की जो परिभाषा है, इस धम्म की जो परिभाषा मिलेगी आपको, इसकी जो परिभाषा है, सबकी जो डेफिनेशन होती है इस धम्म की परिभाषा हमने लिखी कि नैतिक जो मार्ग है, नैतिक मतलब अच्छे गुणों की और उन्नत जो व्यक्ति होता है वो धम्म को अपनाता है। और धम्म के अंतर्गत जो परिभाषा दे रखी है वो परिभाषा आपके 2 व 7वें स्तंभ लेख में मिलती है। 2 व 7वें स्तंभ लेख में। वैसे तो जो अशोक है उसके 14 स्तंभ लेख मिलते हैं। तो 14 स्तंभ लेख में जो 2 व 7वां स्तंभ लेख है उसमें धम्म की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, अब देखो आगे। अब धम्म के अंतर्गत होती क्या क्या चीजें हैं? बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है इसके अंतर्गत। आप भी उसका आदर्श बनकर इन मार्गों को अपना सकते हैं। बौद्ध धर्म में भी अच्छी अच्छी चीजें बता रखी हैं, उनको देखिए, सुने अच्छी तरह से। देखिए अशोक ने इस धम्म के अंतर्गत क्या क्या चीजें बता रखी है। धम्म के अंतर्गत इन्होंने बताया कि पाप कर्म से निवृत्त, मतलब हम पाप नहीं करेंगे, इससे क्या है? निवृत्त हो जाए। दूसरा बताया कि विश्व का कल्याण, विश्व के कल्याण के बारे में सोचेंगे। एक तो बता रखा है कि पाप कर्म निवृत्ति होती है। दूसरा होता है विश्व का कल्याण, विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये धम्म जो है इसकी परिभाषा के अंतर्गत जो इसके अंतर्गत जो पॉइंट आते हैं मेन विश्व का कल्याण के बारे में, और दया करो, दान करो। ठीक है, दया, दान और सत्य बोलना। ठीक है, एवं कर्म शुद्धि, मतलब कर्म मतलब क्या होता है? कार्य में क्या होनी चाहिए? शुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, कार्य शुद्धि। और इसके अंतर्गत क्या बता रखा है? साधु जैसा स्वभाव होना चाहिए। कैसा स्वभाव होना चाहिए? साधु जैसा स्वभाव होना चाहिए। और कल्याणकारी, दूसरों की कल्याण की कामना करने वाले कल्याणकारी व्यक्ति बनना। ठीक है, दूसरा पाप रहित होना, पाप नहीं करना, पाप रहित होना। ठीक है ना, पाप रहित होना। इसके बाद सुचिता रखना, मतलब जो आसपास का जो पर्यावरण है उसको शुद्ध रखना। ये बातें भी इस धम्म के अंतर्गत है। शुद्धता के बारे में बता रखा है, शुचिता रखना। दूसरा प्राणियों
जो प्राणी है, प्राणियों का वध नहीं करना, किसी का वध नहीं करना है हमें, प्राणियों का वध नहीं करना, ठीक है। प्राणी मात्र जो जीव जंतु हैं उनकी हमें रक्षा करनी है। आसपास में जो पेड़ पौधे हैं उन्हें उगाकर, उन्हें रोपकर हम क्या कर सकते हैं, शुचिता रखना, शुद्धता रख सकते हैं, शुद्धता आसपास में रख सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, ये चीजें इसके अंतर्गत आएगी। दूसरा, माता पिता व अन्य बड़ों का क्या करना, आज्ञा मानना उनकी। जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये भी धम्म के अंतर्गत आता है। इन सब चीजों को आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, ठीक है, और उतारना भी है, ठीक है। दूसरा, गुरु के प्रति आदर रखना, गुरु के प्रति आदर रखना। आजकल तो नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्गों को भी चलो तुम जाओ, ऐसा नहीं करना है, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना। अगर कोई काम बताते हैं तो हमें करना है, पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ में ये सब कार्य भी हमें सीखते रहना है, ठीक है। गुरु के प्रति आदर रखना है, जो गुरु बताते हैं उनके सह मार्गों के पीछे आपको चलना है, ठीक है। गुरु ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद हमारे परिवार के बाद इनका ही स्थान आता है, माता पिता के बाद गुरु का ही स्थान आता है, तो गुरु के प्रति भी आदर रखना है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज क्या दे रखी है, मित्रों, हमारे जो मित्र हैं, मित्रों, परिचितों, जो परिचित हो आप सभी से, जिससे परिचित हो, परिचय आपका हो गया है, उनसे संबंधित जो हैं, और ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशील होना, दानशील होना, दानशीलता का भाव आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। दान भी करना सीखना है, दया भी रखनी है, विश्व कल्याण के बारे में सोचना है, पाप कल्याण निवृत्ति होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, कर्म हमारे कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, साधु का जैसा स्वभाव होना चाहिए, ठीक है। कल्याणकारी, पाप रहित, शुचिता रखना, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना, गुरु के प्रति आदर रखना, मित्र परिजनों और बाकी जो ब्राह्मण और श्रमिक जो होते हैं, श्रमणों जो होते हैं, उनको क्या करना, दान देना, दानशील बनना, ये सब धर्म के अंतर्गत बातें होती है। ये तो होगी धर्म के अंतर्गत बातें हो गई। देखिए अब किताब के अंतर्गत क्या दे रखा है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि तीसरे अभिलेख, ये तो दूसरे व सातवें अभिलेख में दे रखा है। कौन से अभिलेख में दे रखा है, दूसरे व सातवें अभिलेख में ये सब बातें दे रखी थी, ठीक है। दूसरे व सातवें अभिलेख में ये बातें दे रखी थी। अब हमें अभिलेख देखना है, कौन सा अभिलेख देखना है, तीसरा अभिलेख, तीसरा जो हमारा अभिलेख है के अनुसार क्या बातें बता रखी है, वो देखना है हमें। तो इसके अंतर्गत ये बता रखा है तीसरे अभिलेख के अनुसार कि धम्म जो है, धम्म में क्या बता रखा है कि अल्प संग्रह और अल्प व्यय के बारे में बता रखा है। मतलब हमारे पास ज्यादा चीजें हमें इकट्ठी करनी है, मतलब अल्प इकट्ठी करनी है, ज्यादा नहीं करनी, अल्प करनी है। संगठित कर करके ऐसा नहीं कि पर पेटियां भर दी है, ऐसा नहीं। अल्प संग्रह और अल्प व्यय करो, जहां खर्च करना पड़े वहीं खर्च करो, ज्यादा हमें व्यय नहीं करना है, जहां खर्च करना पड़े वहीं खर्च करना है, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया तीसरे अभिलेख में। दूसरा बता रखा है एक भब्रू शिलालेख है। कौन सा, भब्रू शिलालेख। शिलालेख मतलब शिलाओं पर बना जो गुफाएं होती है, उसके अंतर्गत ये लेख मिले हैं जो अशोक के समय मिले हैं, ठीक है। तो भब्रू शिलालेख के अंतर्गत क्या चीजें हैं, उसमें बता रखी है कि अशोक ने बुद्ध के 3 रत्नों, बुद्ध के जो 3 रत्न हैं, त्रिरत्नों के बारे में बता रखा है। सबसे पहले जो बता रखा है वो बता रखा है बुद्ध है, स्वयं बुद्ध बता रखा है, भगवान महात्मा बुद्ध, ठीक है। दूसरा धम्म और तीसरा जो है वो है
संग। ठीक है, ये 3 चीजें इसके अंतर्गत बब्रू शिला लेख में मिलती है। ये हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या बता रखा है, इनके प्रति क्या रखनी है, आस्था रखनी है। प्रति क्या रखनी है, आस्था रखनी है। क्या रखनी है, आस्था प्रकट करने के बारे में बता रखा है। ये तो हो गया अशोक के धम्म के बारे में। ठीक है, और भी बातें मिलती हैं। देखिए, उन बातों को आपको सिर्फ नोट करना है। ये चीजें सिर्फ नोट करने वाली चीजें। ठीक है, कॉपी के अंदर उतारते रहना है, साथ साथ में चलते रहना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप उतार नहीं रहे हो, उतारते रहना है। उतारोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चीजों को उतारते रहना है साथ साथ में। चलो आगे देखते हैं। देखो, एक सांची है, सांची और रायसेन कहां पर पड़ता है, ये एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, सांची, रायसेन, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहां पर क्या है, ओ व सारनाथ। व सारनाथ कहां पर है, वाराणसी में है। ठीक है, ये हो गया यूपी साइड, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ये कहां पर है, ये कर देता हूं मैं यहां पर, यूपी में है ये। ठीक है, ये हो गया यूपी। वाराणसी, सारनाथ कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। अब यहां पर क्या है, तो यहां पर लघु स्तंभ लेख मिला है। वो तो बड़े बड़े थे, ये कैसा है, लघु मतलब छोटा स्तंभ लेख मिला है। ठीक है, यहां से भी अशोक के बारे में कुछ ना कुछ स्तंभ लेख मिले हैं, कुछ लिखा हुआ मिला है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है कि अशोक ने कौशांबी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। इसमें बता रखा है, सीधा सा ये ध्यान रखना है कि जो भिक्षु होते हैं, जो मांगने वाले आते हैं, भिक्षुणी होती है, कुछ साधुई होती है, कुछ साधु होते हैं। तो भिक्षुणी द्वारा जो आपके अगर वो महामात्रों को आदेश दिया कि वो संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को क्या कर दे, बहिष्कृत कर दे, उनको यहां से निकाल दे, बहिष्कृत कर दे, कर दिया जाए। ये किसने कौन से स्तंभ लेख में मिलता है, लघु स्तंभ लेख। कहां से, सांची, रायसेन, एमपी, मध्य प्रदेश व सारनाथ, वाराणसी, यूपी में ये स्तंभ लेख मिला है। उसमें ये जानकारी हमें मिलती है। तो वो ये नॉर्मल आपको जानकारी सिर्फ ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है, धम्म के अंतर्गत बातें लिखनी पड़ेगी, ऐसी सभी बातें। अगली बात देखते हैं। अगली बात क्या दे रखी है कि प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी हुई कि यज्ञ के लिए पशु का वध ना किया जाए। अब क्या बात बता रखी, एक प्रथम जो आपके प्रथम किताब में दे रखा है उसको भी ध्यान रखना है। शिलालेख, प्रथम शिलालेख, प्रथम जो शिलालेख है, प्रथम शिलालेख में क्या बताया गया है कि यज्ञ के लिए आप पशु का वध न करें। ठीक है, यज्ञ करते हैं तो उस समय आप पशु का वध ना करें, किसी पशु की हत्या ना करें। ठीक है, यह बता रखा है, प्रथम शिलालेख में बता रखा है। तो इस तरह से ये धम्म के अंतर्गत सभी बातें आ जाती हैं। धम्म के अंतर्गत हमने बहुत सी चीजें देखी। ठीक है, धम्म को एक नैतिक अच्छे गुणों वाली बात बता रखी उसके अंतर्गत, तो ये सभी धम्म के अंतर्गत आ गया। अब हमें देखना है धम्म की यात्रा करते हैं। देखिए अशोक ने किस किस प्रकार से धम्म की यात्रा की, तो हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं, उनके स्वमार्गों की ओर देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने धम्म की यात्रा की। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम धम्म यात्रा। क्या करते हैं, धम्म की यात्रा, धम्म यात्रा। ये चीजें सिर्फ याद रखने वाली और लिखने वाली, सिर्फ आपको कॉपी में नोट्स बना बना के लिखना है और आपको जैसे बताया जाए वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग में जोर नहीं देना है इन चीजों पर। जो पहली वाली जो चीजें थी, हाँ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में, उन चीजों को आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, अशोक से पूर्व विहारी यात्राओं की जाती थी। अशोक से पूर्व, अशोक जब था, अशोक जो है ही, तो अशोक से पहले जो यात्रा की जाती थी, ये अशोक ने बताई धम्म यात्रा, लेकिन अशोक से पहले उसका नाम क्या था, विहार यात्रा। क्या नाम था उसका, विहार यात्रा था उसका नाम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, विहार यात्राएं उसको कहा जाता था, जिसमें राजा पशु का शिकार करते थे। सिर्फ यहां पर क्या किया जाता था, राजा क्या करते थे, राजा पशुओं का शिकार
या उसको बोल सकते हैं हम आखेट करना, ठीक है, शिकार करते थे। बात लिख लीजिए आप, ये नोट कर दीजिए कि जो विहार यात्रा है अशोक से पूर्व जो है, पूर्व की बात कर रहे हैं हम, तो विहार यात्रा होती है जिसमें राजा पशुओं के शिकार करते थे, ठीक है। लेकिन धम्म यात्रा में हमने देखा ना क्या क्या चीजें थी, धम्म में क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीजों का पालन करना है, शुद्धता रखना है, पशुवध नहीं करना है। लेकिन इससे पूर्व विहार यात्रा में राजा पशुओं का शिकार आखिर किया करते थे, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है धम्म यात्रा में, और क्या है। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, और इनके स्थान पर अशोक ने क्या कहा कि आप धम्म यात्रा करिए। क्या करिए? धम्म यात्रा करिए। आप इसको सबको चीजों को छोड़े, आपको क्या करना है? धम्म यात्रा करना। आपको किसी पशु पक्षियों का शिकार नहीं करना है, आपको धम्म यात्रा करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मण श्रमिकों व वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। यहां पर इन्होंने क्या बताया इसके अंतर्गत कि जिसमें, लिख लीजिए साथ में, जिसमें जो बौद्ध हैं, बौद्ध स्थानों की यात्रा करो। आप बौद्ध स्थानों की क्या करो? यात्रा करो। और क्या करो? जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों और आपके जो श्रमणों हैं, ठीक है, श्रमणों व वृद्धों, जो वृद्ध हैं, वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। धम्म यात्रा में अशोक से पूर्व विहार यात्रा होती थी। विहार यात्रा का जो प्रावधान जो है वो सब कुछ बंद कर दिया। अशोक ने कहा कि आप धम्म यात्रा करिए, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा करिए, आप ब्राह्मण श्रमकों और वृद्धों को स्वर्ण दान किया करिए। दान, दया, ये सब चीजें देखी थी ना हमने धम्म में, वही चीजें, दान करो, दया करो, विश्व कल्याण के बारे में सोचो, पाप जो निवृत्ति है उसको कम, पाप रहित होना है हमें, सत्य बोलना है, कर्म शुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर, बड़ों का आदर, बुजुर्गों का आदर करना सीखना है, सम्मान करना है उनका, जो गुरु है उनका आदर सम्मान करना है, ये सब बातें धम्म यात्रा के अंतर्गत आती थी। तो अशोक ने इस मार्ग को अपनाया। अशोक था कैसा, आपको पता है ना, अशोक जो 16 जनपद है उन 16 जनपदों में से 14-15 जनपद जीत चुका था। वो एक जनपद रह गया था, वो कलिंग वाला, जो हमने कलिंग जो देखा था, वो कलिंग में उसने 1 लाख जो सेना थी उसको मार गिराया था उसकी सेना ने। तो उसके बाद उसके मन में ऐसा हो गया कि अब ये सब मेरे से नहीं देखा जाता, इतना खून खराबा हमने कैसे कर दिया। तो उसके बाद उसने क्या किया कि उसको छोड़कर उसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। और किसकी यात्रा करनी शुरू कर दी? धम्म यात्रा करनी शुरू कर दी। ये बात मैंने पहले बता रखी है आपको। तो चलिए इतनी बात लिख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम, अब अनुसंधान करते हैं। देखिए अनुसंधान के अंतर्गत क्या बता रखा है। अनुसंधान, देखिए अनुसंधान मतलब अशोक के काल में राज्य के कर्मचारी जो होते हैं, जो राजा बना है तो उसके कुछ कर्मचारी भी होंगे। क्या है? कुछ कर्मचारी हैं। तो कर्मचारी वो प्रादेशिकों व राज्यों को और युक्तियों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा था, जिसे लेखों में अनुसंधान मतलब क्या बात बता रखी है अनुसंधान के अंतर्गत कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने कुछ ना कुछ कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं। तो वो क्या करते थे? हर 5वें वर्ष धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। 5वें वर्ष, हर 5वें वर्ष क्या करते थे? धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो बस उसी को क्या हम कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? धम्म महामात्र करते हैं। अब हमें क्या देखना है? धम्म महामात्र। अनुसंधान के बाद हम इसकी बात करते हैं। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष की बात कर रहे हैं। कौन से वर्ष की? 14वें वर्ष की बात कर रहे हैं। किसके राज्याभिषेक की? अशोक के राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं। राज्याभिषेक का मतलब मैंने बता दिया था आपको। अब ये सब काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? राजा काम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? प्रजा के लिए कर रहा है। तो देखिए धम्म महामात्र जो है उसकी नियुक्ति करना शुरू कर दिया था। किसने? अशोक ने नियुक्ति करना शुरू कर दिया था। देखिए इसके अंतर्गत क्या चीजें हैं।
जिसके अंतर्गत जो कार्य है उन कार्यों को ध्यान रखना है आपको। सिर्फ कार्य कौन कौन से हैं देखिए, जनता में धर्म का जो धम्म है, धर्म या धम्म कहिए, जनता में धम्म या धर्म का प्रचार करना, यह पहला कार्य है इसका, लिख लीजिए पहला कार्य। दूसरा कार्य आप लिख लीजिए, उन्हें कल्याण कार्य करने तथा दानशील के लिए प्रोत्साहित करना। कल्याणकारी कार्य करिए आप, कल्याणकारी और दानशीलता, दानशीलता का क्या करिए, अपने अंदर क्या करिए, भाव प्रकट करिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया। दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, ये काम कौन कर रहा है, उनके लिए इन्होंने नियुक्त किए थे, कुछ सदस्य थे, कुछ उनके मंत्री बना रखे थे उन्होंने, तो उसके लिए ये सब कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तीसरा जो बता रखा है वो क्या बता रखा है कि जो कारावास में कैदी हैं, जो कारावास में जो कैदी हैं, कैदियों को भी जेल में डाला जाता था, तो उनको भी क्या है, उनकी सजाओं को भी क्या कर देता था, कम कर दिया जाता, सजा को कम कर दिया, सजा को क्या कर दिया, कम कर दिया। चलो तुम्हारी सजा को भी कम कर देते हैं हम। ठीक है। आगे बात करते हैं, उनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता देना, और उनके जो परिवार हैं, परिवार को आर्थिक सहायता देना। तो ये सभी चीजें दम्भ महामात्र के अंतर्गत आती है। अब हमें कुछ अभिलेख देखने हैं, जो ये सब बातें आपको नोट कर लेनी है, ऐसी कैसी लिख लेनी है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। अब देख लीजिए आप अभिलेख। अगली बात देखते हैं हम अभिलेखों के बारे में। ठीक है, देखो अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख मतलब, अभिलेख का मतलब लेख होते हैं, कुछ ऐसे लेख जो हमें उस राजा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, राजा के बारे में ऐसा लेख मतलब लिखना, लिखी हुई चीजें मिलना, कुछ ऐसी लिखी हुई चीजें हैं तो उन्हें पढ़ के हम, हाँ भाई ऐसे ऐसे राजा हुआ था, ये हुआ था, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अभिलेख के बारे में देखते हैं। कुछ अभिलेख स्तंभ वाले भी लिखे, जैसे स्तंभ पर लिखे हुए लेख भी मिले हैं। कुछ हमें ऐसी कोई गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी ऐसे चित्र बने हुए हैं, ऐसा भी मिला है। ठीक है, गुफा अभिलेख भी मिला है। तो ये अलग अलग अभिलेख होते हैं। अभिलेखों के अंतर्गत देखिए अशोक के अंतर्गत क्या लिखा है। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से भी प्रजा को क्या किया, संबोधित किया। प्रजा को, जो प्रजा है ना, उसको संबोधित किया। प्रजा को इन अभिलेखों के बारे में, इन ऐसे लेख लिखकर उनको बताया। ठीक है, लेख लिखकर बताया उन प्रजा को, उनको संबोधित किया। जैसे आज अभी वर्तमान में जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो हमारे पीएम जो प्रधानमंत्री है वो इंटरनेट के माध्यम से हमें बताते हैं कि हाँ इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार से, और अभी भी इस कोरोना को जारी रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं प्रकार की अभी भी जो हमारे राज्य हैं, देश है, उसमें मृत्यु जो संख्या है वो निरंतर क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ये बातें हमें बताते रहते हैं वो। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी अपनी प्रजा के लिए क्या करते थे, उसको संबोधित करते थे, बताते रहते थे कि आपको भाई ये चीजें करनी है, आपको पाप नहीं करना है, आपको पास में शुद्धता रखनी है, स्वच्छता रखनी है। तो इस तरह से तो राजा का काम वही था, प्रजा की रक्षा करना। आज का राजा, जैसे प्रधानमंत्री, हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, हमारे लिए राजा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए अब इसमें क्या बात बता रखी है, और तो ये क्या करते थे, संबोधित करते थे, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा डेरियस प्रथम से मिलती थी। अब ये क्या बता रखा है, बहुत जोरदार बात बता रखी है कि जिसकी जो जानकारी, जो वो प्रेरणा लेता था, अशोक जो है, कौन सा शासक, अशोक, ये सब प्रेरणा कहां से लेता था, तो ईरान का एक शासक था, ईरानी एक शासक हुआ है, उससे उसने प्रेरणा ली। जैसे प्रेरणा मतलब मोटिवेशन, जैसे आपको पढ़ने के बारे में जैसे यहां पर बताया जाता है कि आप इस तरह से पढ़िए, इस प्रकार से कार्य करिए, उसी प्रकार से अशोक को भी प्रेरणा मिली। किससे, ईरानी एक शासक था, उसका नाम दे रखा है राजा दारा। क्या रखा है, राजा दारा। राजा दारा से उसको इस प्रकार की प्रेरणा मिलती थी। और बता रखा है
उसका दूसरा नाम मतलब दारा का ही डेरियस प्रथम भी कहते हैं उसको, डेरियस प्रथम, ठीक है, एक लाइन मतलब ये प्रथम, ठीक है, डेरियस प्रथम भी उसका नाम मिलता है, ठीक है, से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो होते हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। जो अभिलेख ये है ना वो कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। मतलब वहां के जो आसपास के जो लोग हैं वो इस लिपि को ज्यादा मानते थे। उस समय लिखने का तरीका ब्राह्मी लिपि था, ठीक है, जिस प्रकार से आज हिंदी में समझाते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं, उस प्रकार से ये भी लिखने का जो तरीका था वो कौन सी लिपि पर था? ब्राह्मी लिपि में था, ठीक है। उसके माध्यम से लोगों को समझाया जाता था, संबोधित किया जाता था, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या देखा है? जिसकी पश्चिमोत्तर भारत मंसेरा शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उनके अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी है, और कुछ जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं, खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं, ठीक है। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, अलग अलग प्रकार की लिपियों में बना बनाकर इन्होंने प्रजा को संबोधित किया है, ठीक है, कि आप इन मार्गों पर चले, ये चीजें अपनाएं। एक अभिलेख मिला है, टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। टोपरा से दिल्ली, टोपरा से दिल्ली, टोपरा से दिल्ली लाए गए एक 7 स्तंभ, 7 स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख से क्या मिलता है? मतलब 7 स्तंभ लेख एक साथ उत्कीर्ण है, उस पर एक साथ उत्कीर्ण है। ये बात भी ध्यान रखिए आप, एक साथ उत्कीर्ण किया गया, 7 स्तंभ लेख एक साथ उसके ऊपर उत्कीर्ण है। टोपरा दिल्ली से लाया गया, एक टोपरा दिल्ली से लाया गया, बीच मार्ग में मिला है, तो ये ऐसा मिल नहीं जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? जो पुरातात्विक वेता है ना, पुरातात्विक वेता जो इतिहासकार हैं, ठीक है, और इसके इतिहासकार के द्वारा जानकारी दी जाती है, और पुरातत्व वेता, पुरातत्व विभाग जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्खनन किया जाता है। उत्खनन के बाद ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उत्खनन मतलब क्या करना? ऊपर ऊपर खोदना, ये मैंने पहले पार्ट में बताया था, खोदना, ये सब क्या है? उत्खनन है, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश ओटियोकस द्वितीय का उल्लेख किया गया है। ये बातें आपको, ठीक है, लिखो तो लिख दो, बस लिखनी है आपको, लिख दो, साथ साथ में लिखते रहो। बस अभिलेखों के बारे में पढ़ रहे हैं तो लिखना ही पड़ेगा। उनका अभिलेख एक है, अभिलेख कौन सा है? दूसरा व तीसरा, दूसरा तीसरा अभिलेख, जिसमें किसके बारे में बताया गया है? यवन नरेश, यवन का नरेश, यवन का राजा, यवन नरेश, उसका नाम आपको ध्यान नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय, एंटियोकस द्वितीय, ये नाम मिलता है इसका, ठीक है। तो इनके बारे में क्या मिलती है? इनके बारे में हमें उत्खनन किया तो इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। बस इतना ही बता रखा है दूसरे व तीसरे अभिलेख में, ठीक है। दूसरी बात, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेस को प्राप्त हुई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेस को प्राप्त हुई, जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ने में सफलता किसे प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछा जा सकता है। और अभिलेख मिले हैं, ताम्रपर्णी शिलालेख के राजा तिस्त ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाप्रिय की उपाधि धारण कर दी। देखो, अब ये भारत देश है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है? भारत देश है। चलो मैप तो अच्छा नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अच्छा बना देते हैं। चलो
जैसे ये हमारा भारत का मैप है, ये हमारा भारत का मैप, यहाँ पर मगध है और यहाँ पर श्रीलंका है। तो यहाँ का एक शासक था, तिस करके शासक था। उसने क्या किया कि अशोक के नाम, अशोक की जो उपाधि थी देवना प्रिय, तो वही नाम क्या कर दिया उसने खुद ने रख दिया, उसने उपाधि खुद ने धारण कर दी, देवना प्रिय उपाधि धारण कर दी। तिस राजा ने क्या कर दी, उपाधि धारण कर दी, मैं भी देवना प्रिय हूं, ठीक है, देवना प्रिय हूं, यूं करके उपाधि उन्होंने धारण कर ली। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था, और उनका जो राज्याभिषेक था तो उस समय राजा तिस जो है उन्होंने किसको आमंत्रित किया, यहां पर अशोक को आमंत्रित किया। किसको, अशोक जो सम्राट अशोक है उनको भी आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया कि आप यहाँ श्रीलंका आइए और आप यहाँ पर विराजमान हुई है। और इसके बाद इन्होंने देवना प्रिय उपाधि धारण कर ली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अशोक का जो पुत्र है वो पुत्र कौन सा था, देखो मैंने बताया था अशोक का एक पुत्री थी और एक पुत्र था, एक पुत्री थी और एक पुत्र था। पुत्री जो है वो संघमित्रा थी और पुत्र जो है वो है कौन, महेंद्र है। कौन है, महेंद्र है। देखिए अब इनका जो पुत्र है ना वो बोध वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। बोध वृक्ष का, बोधि जो वृक्ष है, सॉरी बोधि वृक्ष है, उसका एक भाग लेकर कहां पर पहुंचा, श्रीलंका पहुंचा। कहां पर पहुंचा, श्रीलंका, ठीक है। यहां से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है और यहीं से बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है यहीं से। मतलब ऐसी भी बात मिलती है कि अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन एक बात यह भी मिलती है कि राज्याभिषेक के समय अशोक भी वहां पर गया था, ठीक है। तो और 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 में अशोक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब अशोक जी 40 वर्ष जीवित रहे। कितने वर्ष रहे हमारे साथ, 40 वर्ष इन्होंने शासन किया, इतने सब कुछ काम किए, इसलिए इन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। और उनकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में क्या हो गई, ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 232 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारी अभिलेख समाप्त हो गए। अब कुछ हमें देखना है अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ और मौर्य का प्रशासन, ये हम नेक्स्ट अगली क्लास में देख लेंगे। इसको मौर्य का जो प्रशासन है और जो इनका जो साम्राज्य का जो पतन हुआ है उनको हम साथ साथ में देख लेंगे। फिर अगला जो हमारा जो वंश होगा वो शुंग वंश होगा, ठीक है। तो शुंग वंश को भी उसके साथ में ही ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।